Hello students, how are you? Welcome back to the chapter tissue of biology portion है ना। सो टिश्यू में अभी तक हम लोगों ने टिश्यू क्या होता है ये सब देखा था, टिश्यू किस तरह के होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो सेल्स का जो कलेक्शन था फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन और सेम टाइप के सेल्स का कलेक्शन, दैट इज टिश्यू। टिश्यू के हमने फर्दर टाइप्स देखे थे, हाँ। तो कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइडेबल होते हैं, कुछ अनडिवाइडेबल होते हैं, है ना, हमेशा के लिए जो परमानेंट हो जाते हैं। उनका ग्रोथ किस तरफ होने वाला है, प्लांट्स में किस तरह से थे और एनिमल्स में किस तरह से, हाँ। तो अभी हम लोग प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया था। तो प्लांट टिश्यूज में हमारे पास में आता है अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम, है ना। मेरिस्टेम एक वर्ड है, मतलब इसका सिंपल मीनिंग टू डिवाइड, जो डिवीजन, जो जिनके अंदर डिवीजन होता चला जाए, ऐसे टिश्यूज जो थ्रू आउट द लाइफ अपना डिवीजन करते रहें। तो अगर मैं आपको कोई भी कैटेगरी हमें बताऊंगा, जैसे कि प्राइमरी या सेकेंडरी, इनके साथ एक वर्ड बाय डिफॉल्ट रहेगा, दीज आर डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक उनकी लाइफ रहेगी, जब तक उस प्लांट की लाइफ रहेगी, तब तक वो टिश्यूज रेगुलरली डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। ये इसमें आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम लोग इनके एक एक फीचर्स को देखते चलेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। वो प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी पर्टिकुलर टिश्यू का पर्पस क्या था, है ना, वो उसका रोल क्या था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो छोटे मोटे चेंजेस के साथ में बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हम लोग चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे समझते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है ना। पर क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि सेल्स में क्या था, देखिए सेल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स थे, तो नाम भी डिफरेंट होता था और पर्पस ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होते थे, है ना। वो भी हमने याद किए थे। यहाँ पे अब वो क्या है, टिश्यू, सब के सब टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक, उसके अंदर फर्दर डिवीजन है। परमानेंट टिश्यू, वहाँ पे हम लोग फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे। तो सबके सब टिश्यू चल रहे हैं, पर इन सब टिश्यूज में सिमिलरिटी कहाँ पे आ रही है और डिफरेंसेस कहाँ पे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट इसका फीचर क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, लिविंग टिश्यूज, है ना। जैसा हमने बात की थी, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिविजिबल, जो हमेशा डिवाइड होते रहें। तो जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये लिविंग होगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा। डेड सेल में कभी डिवीजन होता है क्या? डेड सेल्स तो डेड सेल्स हैं, हाँ। तो लिविंग सेल्स ही डिवाइड हो सकती हैं। दीज आर कैपेबल टू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। वो वर्ड आपको याद रखना, थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक प्लांट में वो सेल लिविंग रहेगी तब तक वो डिवीजन करती रहेगी। सो सेकंड पॉइंट हम लोग उसी पर आ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, सो दे कैन डिवाइड रेगुलरली थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जब तक उसकी प्लांट की लाइफ है तब तक वो डिवाइड होते रहेंगे। फाउंड इन ग्रोइंग रीजन, अब ऑब्वियसली डिवाइड कहाँ पे होना है, तो किसी भी प्लांट का ग्रोइंग रीजन क्या होता है ना। ग्रोइंग रीजन मतलब जहाँ पे ग्रोथ होनी। हम लोगों ने देखा था एनिमल और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसे होती है। तो हमारे जो एनिमल्स हैं, एनिमल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो क्या होता है, सब तरफ से उसके अंदर ग्रोथ होती है। बट प्लांट्स में ग्रोथ किस तरह की थी, स्टेशनरी ग्रोथ, और एनिमल्स में लोकोमोटिव ग्रोथ थी ना, लोकोमोशन, मतलब उनको ओवरऑल उनके अंदर ग्रोथ होती थी। जबकि प्लांट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। जैसे आपके पास में रूट्स थी, आपका जो सॉइल है जहाँ पे वो प्लांट ग्रो किया था, तो वहाँ से उसके अंदर जो ग्रोथ होने वाली उसके स्टेम के अंदर कैसे होगी, अपवर्ड। ऐसा तो नहीं है कि आधा स्टेम अंदर जा रहा है या फिर रूट्स का पिछला पोर्शन बाहर आ रहा है, नहीं है ना। तो सॉइल पे जहाँ उसका लेवल था स्टेम का, स्टेम और रूट का जो जॉइंट था, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेड कलर से स्टेम ले लेते हैं और ब्लू कलर से हम लोग रूट्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो लेवल है दैट इज सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो रूट है वो कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड ग्रोथ करेगी या अपवर्ड बाहर आएगी ना। तो डाउनवर्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसे स्टेम है तो वो डाउनवर्ड जाएगा, अपवर्ड ग्रोथ करेगा, वो अपवर्ड ग्रोथ करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। बट दिस प्लांट इज स्टेशनरी, ये अपनी पर्टिकुलर जहाँ पोजीशन थी, जहाँ इसने ग्रो किया था, ये वहीं पर रहेगा नेचुरली, जब तक कि आपने किसी प्लांट को खुद फोर्सली उखाड़ के उसको कहीं और ना लगाया हो, है ना, उसको वहाँ से निकाल लिया हो, तब तक तो स्टेशनरी ग्रोथ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाली है। सो अब उन ग्रोथ के अंदर वो कहाँ मिलने वाला है, तो जो उसका ग्रोथ पार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूट एंड स्टेम वाला पार्ट, तो स्टेम में क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ये तो उसका इनिशियल पार्ट था, अब ग्रोथ किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो आपको कहाँ मिलने वाला है, टिप पे। ये वर्ड मैंने आपको कल भी बोला था, टिप पार्ट। तो जितनी भी टिप्स होंगी, इधर इट इज अ रूट टिप और इधर इट इज शूट टिप, या फिर जो इसकी ब्रांचेज हैं जहाँ पे लीव्स ग्रोथ करने वाली, जहाँ पे फर्दर ब्रांचेज निकलने वाली, उन सब पार्ट में मिलेगा। सो ग्रोइंग पार्ट में इवन अगर एक फ्रूट ग्रो कर रहा है, एक फ्रूट बन रहा है नया नया,
तो वहाँ भी मिलेगा आपको, जहाँ भी डिवीजन होके कुछ बड़ा करना है। सो फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स। सेल वॉल इसकी थिन होगी। थिन क्यों होगी? बिकॉज इनको डिवीजन करना है। अगर डिवीजन करना है और सेल वॉल थिक रही तो क्या होगा? डिवाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। सेल्स को डिफ्रेंशिएट होने में, उनको डिवाइड होने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम या बोल सकते हैं एडेप्टिव, इनके पास क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इनकी सेल वॉल थिन होती हैं, सो दे कैन इजिली डिवाइड, ये बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज डेंस साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल एब्सेंट। हमने ये डिफरेंसेस भी देखे थे ना, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट के अंदर हमने डिफरेंस देखे थे। सो डेंस साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म डेंस होता है, यानी इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो न्यूक्लियस है, वो सब इसमें कंप्लीट होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू डिवाइड। और अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो वो खुद कैपेबल होनी चाहिए, उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होने चाहिए, ताकि वो डिवाइड होने के टाइम पे अपने जो भी मटेरियल था उसको मेंटेन कर सके फर्दर प्रोजेनी के अंदर, अपनी डॉटर सेल्स के अंदर। अगर वो खुद ही वीक है तो वो आगे अपनी प्रोजेनी के अंदर, अपनी डॉटर सेल्स में क्या ट्रांसफर कर पाएगी? सो डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए और वैक्यूल्स एब्सेंट। वैक्यूल्स क्यों? वैक्यूल्स का काम क्या होता था? स्पेस ऑक्यूपाई करना और किसी भी सेल को शेप देना। अब मेरिस्टेम क्या करने वाली? इसको तो डिवाइड होना है भाई, इसको डिवाइड ही होना है, तो वो अपने लिए सब चीज़ें क्यों इकट्ठा करेगा? जिसको मरना ही है, उसको होता है ना मोह माया त्याग देता है आदमी कि अब तो क्या है ना, सब पैसा वैसा सब मोह माया है। तो यहाँ पे ये स्टोर करके क्या करेगा? इसको क्या काम करना है? इसको तो बस ये सेल बनी और थोड़े दिनों बाद ग्रोथ किया और फिर से डिवाइड हो गई। तो एक सेल थी, उससे 2 सेल्स बन गई, वो डिवाइड हो गई, 2 से 4 सेल बनी, उससे फिर 8 सेल बनी, 16 सेल बनी। तो ऐसे आपकी जो काउंटिंग है बढ़ती चली जा रही है। तो जो ओरिजिनल सेल्स थी वो तो डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हर बार ऐसा हो रहा है, हर लेवल पे ऐसा हो रहा है। सो दे कैन नॉट स्टोर फूड, दे कैन नॉट मेंटेन अ पर्टिकुलर शेप फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं इसके पास वो नहीं होंगी। न्यूक्लियस जरूर प्रोमिनेंट होता है और लार्ज न्यूक्लियस होता है। वाई? अभी हमने बात की थी, है ना। इसको डिवाइड होना था। अब डिवाइड होने के लिए जब भी सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है? किसका ट्रांसफर होता है? उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो जब डिवाइड होगा तो वो न्यूक्लियस का भी आधा बंटवारा होगा, है ना, 50-50 बांट दिया जाएगा, बिल्कुल समान, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो जो न्यूक्लियस था उसके जो क्रोमोसोम थे वो काफ़ी अमाउंट में होने चाहिए। सो दैट्स वाई इट्स ए प्रोमिनेंट मतलब वेल डेवलप्ड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसके अंदर सब कुछ हमें बहुत क्लियरली दिख जाए। ये वर्ड हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं प्रोमिनेंट। एक और वर्ड उसके लिए होता है कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड होता है। तो जिसके थ्रू मतलब उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका हर ऑर्गेनल, उसका हर स्ट्रक्चर बहुत क्लियर दिखता है। सो वेल डेवलप्ड और कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लार्ज तो सफिशिएंट होगा ताकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम काफ़ी सारे हों और डिवाइड होने पर एक सफिशिएंट अमाउंट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। चलिए, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर होती चली जाएगी। क्यों? बहुत एक्टिवली इनको डिवाइड होना है, इनको वेट नहीं करना ना कि ठीक है अब ओल्ड सेल बन गए, ठीक है, डेड सेल बन गए किसी स्टेम में जाके साइड में, और एक बार के अंदर बैठे हुए हैं डेड बन के, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंडेड है। ऐसा नहीं है, इसे बहुत बिजी हैं, इनका लाइफ बड़ा फास्ट चल रहा है, इनका लाइफ होता ही कम है ना। बना, डिवाइड हुआ, फिर से बना, फिर से डिवाइड हुआ, तो डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मेटाबॉलिकली इनको एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे एक सेल डिवाइड होकर 2 नई सेल बनी थी, वो दो नई सेल फटाफट से जल्दी से मैच्योर हो जाएंगी, अपनी फुल फ्लैश साइज में आ जाएंगी और दे आर रेडी फॉर फर्दर डिवीजन। तो वो अगले फर्दर डिवीजन के लिए तैयार हो गई। उसके बाद फिर से डिवीजन होना है, तो जल्दी जल्दी नई मैच्योर सेल बनती जा रही हैं और डिवाइड होती जा रही हैं। अब ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सो स्टोर्ड फूड एब्सेंट, अभी मैंने आपको लाइन बोली थी ना, वैक्यूल्स एब्सेंट है। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता था? फूड को स्टोर करना। तो जब फूड हमारे पास वैक्यूल्स ही नहीं है तो आप स्टोर कहाँ पे कर पाओगे? और दूसरी बात, स्टोर करें भी क्यों? कि मैंने बताया ना आपको, इसको तो क्या है, बनना है और डिवाइड होना है। तो कोई मोहमाया नहीं है, भोजन किसके लिए इकट्ठा करेंगे? हमें तो कुछ दिनों बाद में फिर से डिवाइड हो जाना है। तो बहुत फास्ट ग्रोथ चलती जाती है। आप देखा ना यंग प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आपने जैसे उसको किसी को सीड को सो किया था, तो उसके बाद में उसके अंदर रूट एंड शूट निकलते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करके काफ़ी हार्ड चले जाते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, है ना, पेरिनियल प्लांट्स हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, उसके भी आप पे, ठीक है। सो
स्टोर फूड यहाँ पे नहीं रहेगा, उस फूड का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है। चलिए फिर आता है हमारे पास, अच्छा स्टोर फूड कहाँ रहेगा वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। वेरियस टाइप्स हमारे पास जो आते हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यूज आएंगे फॉर स्टोर द फूड। नेक्स्ट इज, तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हमारे पास हो गए जिसमें हम लोग मेरिस्टेम के सारे नेचर को समझ चुके हैं और हर क्राइटेरिया एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। किसी में भी आपस में ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि नहीं सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरिस्टेम के अंदर। ये सारे सर्कमस्टेंसेज या सारी कंडीशंस आर इन द फेवर ऑफ डिवीजन, डिवीजन होने के फेवर में है, मतलब डिवीजन होने के लिए सब कंडीशंस ऑप्टिमम है। ये हम कहते हैं ना सब माकूल है ना, अकॉर्डिंग टू डिमांड है, ठीक है। तो मैरिस्टेमेटिक के बेसिक फीचर आपको समझ में आ गए। अब मैरिस्टेमेटिक डिवीजन के हम लोग टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स हमारे पास 2 हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ से बना था टिश्यू, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से बना था। और दूसरा है हमारे पास में लोकेशन के बिहाफ पे कि हमारा जो मेरिस्टेम है उसकी लोकेशन कहाँ है, तो हमारे प्लांट के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसके बिहाफ पे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑरिजिन के बिहाफ पे, ऑरिजिन ये कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ से बन रहा है। उसके बिहाफ पे हमारे पास में 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो वर्ड जब भी आएगा मतलब एंसेस्ट्रल, पुराना, फर्स्ट, सबसे पहले वाला। तो हमने पढ़ा था ना प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट सेल्स पढ़ी थी, तो यू मतलब क्या था, वेल डेवलप्ड, एंड प्रो एंसेस्ट्रल, पुराना। तो प्रो कैरियोट्स कौन से एनिमल्स होते थे, कौन से ऑर्गेनिज्म होते थे, है ना, जो बहुत पुराने थे, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरियाज, वो प्रो कैरियोट्स थे। और फिर धीरे धीरे यू कैरियोट्स बने। तो प्रो का मतलब पुराना, फर्स्ट। तो यहाँ पे एक अगर हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट में ऑरिजिन हो रही है, तो प्रो का मतलब आप समझ गए, ऑरिजिन के व्याप पे सबसे पहले किसकी ऑरिजिन हुई, प्रो मेरिस्टेम की। फिर इनसे प्राइमरी बन जाएगा और फिर प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएगा। तो ऐसे आपस में एक सीक्वेंस बनी रहती है, ठीक है। इनको हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में प्रो मेरिस्टेम, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्रो मतलब फर्स्ट, है ना, इनिशियल। सो फर्स्ट मेरिस्टेम डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है प्लांट्स की, है ना, जब सीड और फ्रूट बन रहे होते हैं उस टाइम पे जो टिश्यू बन जाएगा, यानी कि सीड जो हमारा था वो जर्मिनेट होने के टाइम पे जब रेडी था, जिसमें फर्स्ट टाइम हमारा रूट एंड शूट बनने वाले हैं, उस टाइम पे ये टिश्यूज अवेलेबल होंगे, प्रो मेरिस्टेम, है ना। सो फर्स्ट मेरिस्टेम डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो प्लांट्स में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते थे, है ना, उससे तो हमारा फ्रूट बन जाता है, सॉरी सीड बन जाते हैं ओव्यूल से, और जो ओवरी होती थी उससे फ्रूट बनता है ना। तो फ्रूट के अंदर सीड्स, तो ओवरी, है ना, हम लोग प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ पे आता है ना पूरा, जो उसकी ओवरी होती है उससे फ्रूट बनेगा, और अंदर जो छोटा सा ओव्यूल होता था जहाँ पे एक्चुअली जो उसमें फर्टिलाइजेशन होता था एग सेल का, वहाँ पे सीड्स बनते हैं। तो इस तरह से एक फ्रूट के अंदर सीड्स आ जाते हैं। ये तो होता है ना, अपने फ्रूट्स देखे ना, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। और हाँ, कुछ फ्रूट्स में सीड नहीं भी होते हैं। बनाना में सीड देखा आपने, बनाना खाते हैं आप, है ना, केला नहीं मिलता है। ग्रेप्स में सीड होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। वो एक अलग कंसेप्ट है ना, वो हम लोग अगर आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे तो वहाँ पे आता है वर्ड पार्थेनोकार्पी, तो सीडलेस फ्रूट डेवलप करना, ठीक है। और इसके अलावा अभी लेटेस्ट और रिसर्च चल रही है, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जो भी ऑरेंजेस हैं ना, ऑरेंजेस आप खाते हैं ना, तो ऑरेंज में क्या होता है, बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, ठीक है। जूस हम लोग निकालते हैं तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो उनको भी अब क्या हो रहा है, साइंटिफिकली, इंटेंशनली उनके अंदर से भी सीड्स को हटाया जाएगा थ्रू द पार्थेनोकार्पी कंसेप्ट। तो सीड्स और ओवरी, ये सब कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक मतलब उसके अंदर भी सीड और फ्रूट बनेंगे, उसके अंदर ओव्यूल होगा ना, उसमें ओवरी होगी, वो सब चीज़ें होती है, एग होगा। तो उस टाइम पे हमारा टिश्यू अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी तो प्रो तो था एम्ब्रियोनिक टाइम पे, अब जर्मिनेट हो चुका है और अब एक्चुअल प्लांट एग्जिस्ट करने वाला है। अब उसके शूट्स एंड रूट्स हमको विजिबल होने वाले हैं जब आपने उसको सो किया था, जब उसको आपने उगाया था। सो डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। अब देखिए, आपने जब सीड को नहीं लगाया, जब वो आपके पास अवेलेबल था, वो जर्मिनेट नहीं हुआ था, तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू अवेलेबल था, प्रो मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बना था वो। जब वो सीड प्लांट के अंदर हुआ करते थे, फिर वहाँ से वो डिस्पर्स होकर बाहर आए, या तो आपने उसको कलेक्ट कर लिया या वो कहीं ओपन एनवायरनमेंट के नीचे गिरे पड़े थे, है ना। जनरली ये होता है ना, जैसे जो वाइल्ड जो ट्रीज होते हैं उनके सीड्स क्या होते हैं, फ्रूट्स के नीचे गिर जाते हैं, उसको उठाने वाला नहीं होता।
तो वो उस टाइम पे जर्मिनेट वाले स्टेज में नहीं होते। जर्मिनेट कब होगा, उसमें से प्लांट कब बनेगा, जब उसको सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, उसको ऑक्सीजन, वाटर, सॉइल, लाइट, सब चीज़ें मिलेंगी, तब जाके जर्मिनेट होगा, है ना। सॉरी, लाइट का डायरेक्ट उसमें रोल नहीं होता है, जर्मिनेशन का रोल नहीं है, पर आपको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में से, एयर और वाटर एंड सॉइल, ये सब चीज़ें चाहिए, तब जाके जर्मिनेट होगा। सो प्रो मेरिस्टेम से हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाएगा। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ये किस में इन्वॉल्व होता है, एक्चुअली इसका जो सेंटेंस क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ क्या है, अभी मैंने आपको मार्कर के थ्रू समझाया था, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके ये सॉइल है, तो यहाँ पे मैंने एक सीड रख दिया, ये हमारे पास में सीड है, और इसको ऑप्टिमम कंडीशन मिली, वाटर, सॉइल या मॉइस्चर, है ना, और सॉइल मिल गया, इसके बाद में इसको एयर मिल गया, तो ये सब चीज़ें मिली, तो क्या होगा, इसमें से आपको नीचे की तरफ रूट मिल जाएगी और ऊपर की तरफ क्या होगा, शूट बन जाएगा। तो दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। इनिशियल ग्रोथ कौन करेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो कहां से आया और क्या काम था, ये चीज आपने देख ली। प्रो मेरिस्टेम से आया था और प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प करेगा। इनिशियल टाइम पे जब इसको शूट एंड रूट बनाने तभी हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्रो से क्या बना था, प्राइमरी मेरिस्टेम, अब उससे बनने वाला है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो फॉर्म्ड बाय परमानेंट टिश्यू, है ना। सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है एक्चुअली, है ना। हाँ, इसमें प्राइमरी जो मेरिस्टेम था ना, ये क्या होता है, परमानेंट बन जाता है। परमानेंट मतलब वो जो पार्ट है वो फिक्स बन जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा हमारा जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है। तो परमानेंट टिश्यू से हम क्या बना देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये देखिए, इसको हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है ना। ये इसमें सीक्वेंस में ऐसा क्यों है, देखिए आपके पास ये ट्री था, तो ये जो प्राइमरी टर्म जो हमारे पास में मेरिस्टेम था, इसने क्या किया, एक प्लांट डेवलप कर दिया, इसका स्टेम बन गया, स्टेम में से ब्रांचेस निकल के आ गया और ब्रांचेस के ऊपर इस तरह से लीफ लगी हुई हैं और नीचे इसमें रूट्स हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम ने इसकी ग्रोथ करवा दी है। ग्रोथ कराने के बाद में ये जो स्टेम था, तो स्टेम क्या हो रहा है, ये एक्चुअली हार्ड होता जा रहा है ना, क्योंकि प्लांट को एक पर्टिकुलर हाइट गेन करनी है और इतने गेन करने के लिए उसका स्टेम क्या हो, हार्ड होता चला जा रहा है। अब हार्ड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ टिश्यूज हमारे डेड भी होंगे, बार्क भी बनेगी, और बीच में जो हमारे वो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते थे, उसकी वजह से हमारी जो वुड है, वुड बन जाएगी, मतलब हार्ड पार्ट बन जाएगा। तो ये जो टिश्यूज होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, जैसे लीफ बन गई, स्टेम बन गया, या टेंडल बन गई, या स्पिक्यूल्स बन गए, तो वो एक जनरल टिश्यू से स्पेसिफिक टिश्यू बन चुके हैं। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज से वापस सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाना है, ठीक है। इसको आप दोबारा से एक बार फिर से देखो। ये जो परमानेंट, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को ना, ये आप बोल रहे हो सर ये परमानेंट मेरिस्टेम हो क्या रहा है ना, दोबारा देखो, है ना। ये जो डेफिनेशन है ना, एक्चुअली जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन से आप समझ जाओगे, है ना। ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि जब आप यहाँ पे आते जाओ, इसमें जब आप उलझ जाओगे ना कि ये सर ये प्राइमरी मेरिस्टेम चल रहा था, फिर ये परमानेंट टिश्यू कहाँ से आ गया, तो इसमें सारा जो हमारा कन्फ्यूजन है वो ये हमारी जो इक्वेशन है वो दूर कर देगी। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हमने परमानेंट। परमानेंट से क्या बनने वाला है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसी हमारी लाइन बोल रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बना था, है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे बना था, प्रो मेरिस्टेम से, ठीक है। उससे क्या बना, हमारा परमानेंट टिश्यू बन गया। तो क्या हो रहा है कि एक इसमें गैप जो है ना वो मिसिंग हो रहा है ना। बट ऐसा गैप क्यों रखा है हमने, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। हम लोग कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहे थे। पर अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं कि सर हाँ सीक्वेंस बताइए आप, है ना, हमारी वो सीक्वेंस मिसिंग हो रही है कि सर ये परमानेंट बीच में कहाँ से आ गया। कल आपने बताया था परमानेंट जो होते हैं वो तो जनरली डेड होते हैं ना, या उनके अंदर ग्रोथ होना बंद हो जाता है, दैट दीज आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। तो ये बीच में कहाँ से एंटर कर गया ना। तो आपको मैं वो सीक्वेंस समझा देता हूँ। प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन चुका था अपने आप। उसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बना, प्रो मेरिस्टेम से। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, तो प्राइमरी मेरिस्टेम से एक्चुअली बनेगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मैं आपको मार्किंग से थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो प्राइमरी टिश्यू से क्या बनने वाला है, परमानेंट टिश्यू। और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने आपको कल एक इक्वेशन कल भी लिखी थी मैंने, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के थ्रू हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बन जाएगा।
ठीक, अब हुआ क्या, इसको हम लोग समझ लें, प्रैक्टिकली समझ लें कि एक प्लांट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम ने क्या किया था, डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन मैंने कल भी बात की थी, जनरल से स्पेशल टिश्यू बना देना। ठीक है, जनरल से स्पेशल टिश्यू बना देना। एक मेरिस्टेम था, टिप पे था, वो डिवाइड होता चला जा रहा है, डिवाइड होता चला जा रहा है, और फिर एक स्टेज ऐसी आई, वो जो डिवीजन हो रही थी ना, जो सेल्स नीचे छूटती जा रही थी, रिमेनिंग सेल्स जो नीचे रहती जा रही थी, उन सेल्स ने क्या किया, उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है ना, एक्चुअली इसका इफेक्ट कहाँ पे आने वाला है, हमारे प्लांट की साइज पे आने वाला है। इधर इट में इंक्रीज इट्स लेंथ और इट्स विड्थ, इट्स गर्थ, तो बढ़ाएगा तो सही। तो वो स्पेशल टाइप के टिश्यू बनते चले जाएंगे, फिर हमारे उस प्लांट के ऑर्गन बनते जाएंगे, है ना। लीव्स बन गए, ऑर्गन्स है ना, लीव बन गया, स्टेम बन गया, टेंडल्स बन गए, स्पिक्यूल्स बन गए, उसके अलावा इंटरनोड्स है ना, नोड्स, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, फ्लॉर्स बन रहे हैं। तो वो स्पेशल टाइप के जो टिश्यू बन रहे हैं ना, दोज आर परमानेंट टिश्यूज। अब इसका मतलब आप लोग फिर यहाँ पे आके स्टक हो जाओगे, है ना, इस पे आके फिर से अटक जाओगे। सर अगर आपने बोला कि परमानेंट टिश्यू बन गया है, एक फिक्स टाइप का टिश्यू बन गया है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने लिख दिया सेकेंडरी मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम आप जब बोलते हो तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि सर कैपेबल ऑफ डिवीजन है, तो ये तो डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कि आप कभी बोलते हो कि सर प्राइमरी से ये बना दिया था तो ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे, और परमानेंट से फिर आपने वापस डिविजिबल बना दिया, है ना। तो ये जो दो वर्ड्स है ना आपके पास में, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, बस इन दोनों का ही खेल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सब कुछ सिंपल है। आपको मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर आप जो बता रहे थे वो सही चीज़ है। चलो देखिए, हमने मान लो प्राइमरी टिश्यू से क्या बनाया, पहले परमानेंट टिश्यू, यहीं तक हम लोग आए। एक ट्री है एग्जाम्पल के लिए, एक ट्री आपके पास में, ठीक है, ट्री का मेन स्टेम था और उसमें से कुछ ब्रांचेस निकली और ब्रांचेस के ऊपर फर्दर लीव्स हैं। अब आपने क्या किया, आपने या किसी से आपने बोला एक्स लेके आओ कुल्हाड़ी, और एक्स से आपने क्या किया, उस ट्री के ऊपर कट लगाए, एक्स मारा आपने उसके स्टेम के ऊपर, ब्रांच के ऊपर, और आपने वहाँ पे इस तरह की नॉच बना दी, एक उसमें कट लगा दिया, जैसे हमें कभी कट लग जाता है ना हमारी स्किन के ऊपर, है ना। अब हमारी स्किन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी हमारी स्किन डिवाइड हो रही है क्या, नहीं होती, पर कभी कट लगता है तो क्या होता है ना, इमीडिएटली हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वहाँ पे हमारे पास एक क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारे टिश्यूज आके उसके ऊपर उसको कवर करना चालू करते हैं, और कुछ दिनों बाद हमारी स्किन नॉर्मल हो जाती है। क्यों, डिविजिबल नहीं थी, अभी डिवीजन नहीं हो रहा है, पर जब उसमें इंजरी हुई, कोई डैमेज हुआ, तो उसको क्या करना, अपना टाइप को बदलना पड़ा, उनको फिर से डिवाइड होना पड़ा और उसको पैक करना पड़ा, है ना। इसी तरह प्लांट की बात चल रही, तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो दोनों पर अप्लाई होता है, हमारे ऊपर भी प्लांट्स के ऊपर भी। तो जब हमने प्लांट्स को एक्स के थ्रू कुल्हाड़ी से या किसी चीज़ से उसको कट लगाया, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन, छोटा सा कट, ऐसा नहीं पूरा ही उड़ा दिया ना, ऐसा नहीं होता, छोटा सा कट लगाया, तो जब छोटा सा कट लगाया तो क्या होगा, प्लांट में उस कट को भरा जाएगा, फिल किया जाएगा। अब कौन फिल करेगा, किस तरह की सेल्स फिल करेंगी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो उसको परमानेंट सेल्स फिल करेंगी या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिल करेंगी। तो आंसर आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर परमानेंट टिश्यू था, पर जब उसमें कट लगा तो डिवाइड करने की कैपेसिटी तो सिर्फ मेरिस्टेम के पास ही होती है। तो उस परमानेंट टिश्यू में जो डिवीजन होने वाला है, अब वो एक मेरिस्टेम ही कर सकता है। तो वो मेरिस्टेम कौन सा होगा, ठीक है, तो वो मेरिस्टेम कौन सा होगा, आ जाओ आप इक्वेशन पे। परमानेंट टिश्यू के अंदर डी डिफरेंशिएशन होगा तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा, सेकेंडरी दूसरी बार, यानी कि वो ग्रोथ कर चुका था, परमानेंट बन चुका था, पर अब वो दूसरी बार डिवाइड होने वाला है। आपने कट लगाया ना, इसलिए वो दोबारा से डिवाइड हो रहा है। अब उसके अंदर डिविजनल कैपेबिलिटी आ गई है, वो परमानेंट टिश्यू अपने आप को, अपना जो उसका स्टाइल था, उसका जो वर्किंग था, उसको चेंज कर चुका है। अब वो उसका जो गोल था या उसका जो पर्पस था बदल चुका है। अब वो क्या करने वाला है, अब वो वापस से डिवाइड होगा। तो उस पर्टिकुलर कट को फिल करने के लिए हमारे जो टिश्यूज थे वो वापस क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, डिफरेंशिएट कर देना, लीव्स, स्टेम, टेंड्रिल, स्पिक्यूल, फ्लावर, सब अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना। और डी डिफरेंशिएशन मतलब डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन उल्टा कर देना। तो जनरल टू स्पेशल, और यहां पे क्या हो गया, स्पेशल टू जनरल, तो वापस से डिवाइड होने लग जाएगा और उस पार्ट को फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका, विद एग्जाम्पल, विद सीक्वेंस हम लोग समझ चुके हैं
डिफ्रेंशिएट करना, स्पेशल टाइप का बना देना, और डी डिफ्रेंशिएट करना, स्पेशल से फिर नॉर्मल बना देना। तो ये हो गया हमारे पास में प्राइमरी प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ ना, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और आपको हो सकता है कि आपकी जो DPPs हैं उनमें भी क्वेश्चन मिल जाए या टेस्ट पेपर मिल जाए। ठीक है, सो मिलेगा सही, क्योंकि पढ़ा रहे तो मिलेगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी है ना। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेशल, एंड स्पेशल टू अगेन जनरल। चलिए अब हम लोग आते हैं लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन के बिहाफ पर भी हम लोग मेरिस्टेम को डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहता है समझना, क्योंकि हम लोग इसका जो अपीयरेंस देख के बता सकते हैं ना कि एक्चुअली क्या था। पर हम लोग समझने की कोशिश करें डायग्राम से कि ये सब कहाँ थे, तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा इनिशियल लेवल पे, है ना। हायर स्टडी में से तो हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ते ही हैं, तो वहाँ तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। पर लोकेशन के बिहाफ पे हम लोग उसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो तीन हमारे पास में यहाँ पे टाइप्स होते हैं इसके, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। लैटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एपिकल क्या होता है? टिप पार्ट। तो एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले डायग्राम देख लेते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो हम लोग सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे। सो आपके पास ये क्या है, एक स्टेम है, ग्रोइंग कर रहा है, न्यू शूट टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका जो टिप पार्ट है, एपिकल पार्ट है ना, ये एसेंट एपिकल पार्ट, तो वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे वो एपिकल हो जाएंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे रेजिडुअल जो नीचे रह गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी, है ना। दो अलग अलग बैंड्स के बीच का पार्ट है ना, तो ये क्या करता है, इसके बीच में से ग्रोथ बढ़ा देता है। तो इंटरकैलरी, और आप नीचे देख रहे हैं जो साइड्स में, है ना, साइड्स में, साइड्स का मतलब अगर स्टेम है और मैं स्टेम को बीच में से कट कर दूं तो आपको क्या होगा, उसकी साइड से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये साइड में मतलब अगर इसको आप टीएस देखोगे, इसका अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे, ऐसा टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू में क्या मिलने वाला आपको, ये बीच में मिलेगा, मतलब आपको सराउंडिंग में होगा तो सब तरफ। पर जब आप इसको कट साइड से देख रहे हो ना, ऐसा लेटरल व्यू देख रहे हो, तो लेटरल व्यू में आपको क्या मिलेगा, इस तरह मिलने वाला है साइड से, क्योंकि हमने इतना पोर्शन तो हटा दिया है। तो हम लोग ये वाला व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। सो लेटरल टिश्यूज क्या होते हैं, हमेशा लेटरल साइड्स में होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या पर्पज है, आप लोकेशन समझ चुके हो डायग्राम में, इनका क्या पर्पज है हम लोग देखते चलते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल, प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। तो इधर इट इज अ स्टेम और इट्स अ रूट, उसके टिप पे मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की लेंथ बढ़ानी है। अब यहाँ पे आपको इंटरकैलरी में भी सेम चीज़ मिलने वाली है, पर क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो ये लेंथ बढ़ाएगा क्योंकि टिप है ना, तो यहाँ पे टिप्स में क्या होगा, जब इसकी सेल ग्रोथ करती जाएंगी तो 2, 4, 8, 6, तो क्या होगा, ग्रोथ आगे की तरफ होगी। मान लो हमारे पास में एक सेल थी, ठीक है, अब ये ग्रोथ हुआ तो इसके अंदर 2 सेल्स हो गई, यहाँ पे 2 सेल्स हो गई, 2 सेल्स के बाद में 4 सेल्स हो गई, फिर ये 8 सेल्स हो गई। इस तरह से सेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, सेल्स क्या होंगी ऊपर, नीचे तो ऑलरेडी टिश्यूज है तो नीचे तो जाने वाली नहीं है, तो बिल्कुल अपना टिप पार्ट पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो अब अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये आगे तरफ बढ़ रहा है तो हमारे प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल इन द इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, तो उसकी प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटर कैलरी, है ना। तो कैलरी मतलब 2 बैंड्स के बीच का हिस्सा है। अब देखिए इसका जो थ्योरी हमने क्या लिखा है, पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, है ना, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का, विच इज लेफ्ट बिहाइंड। एपिकल का पार्ट था, एपिकल ग्रोथ करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जो नीचे का पार्ट बचता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी। अब ये जो इंटरकैलरी है ना, शॉर्ट लिव्ड एंड कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। शॉर्ट लिव्ड, इसका टाइम स्पान कम होता है और ये परमानेंट में बदल जाता है। क्यों, जब हमारी ग्रोथ ऊपर होती जाएगी तो नीचे क्या बचेगा, नीचे स्टेम बचेगा। स्टेम मजबूत होना चाहिए और उसको रिजिड होने के लिए इसको स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड नहीं होना है। अब डिवाइड होकर कहाँ जाओगे, डिवाइड होने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एपिकल है, ये फर्दर ग्रोथ करता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है।
अब जो पीछे छूटा हुआ पार्ट है, लेफ्ट बिहाइंड जो पार्ट है, रेजिडुअल पार्ट, वो पार्ट इंट्राकैलरी। तो इसमें ग्रोथ कैसे होने वाली है, ये भी आपको मैं समझा दूं। इंट्राकैलरी ग्रोथ कैसे होती है, ये परमानेंट बदल जाएगा। यहाँ तो क्या हुआ था, एपिकल में क्या हुआ था, सेल्स डिवाइड होकर अपनी ग्रोथ कर रही थी। एपिकल में, इंट्राकैलरी में क्या होगा, जो हमारे सेल्स हैं वो सेल्स अपनी साइज बढ़ा लेंगी, ठीक है, वो सेल्स अपनी साइज बढ़ा लेंगी। तो मान लो पहले सेल्स की ये साइज ये थी, छोटी थी, और ये सेल्स, तो अपनी साइज बढ़ाने से, लॉन्ग सेल्स बनने से क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर आपका इंट्राकैलरी प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। मतलब आप यूँ समझे कि हमने इसको बीच में से पकड़े से स्ट्रेच कर दिया, तो जब स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, जो भी मान लो इलास्टिक है कुछ भी, तो वो लंबा हो जाता है। तो ऐसे हमारी सेल्स ग्रोथ करके ओवरऑल इसकी लेंथ बढ़ाती जाएगी। तो एपिकल भी बढ़ाता जा रहा है और इंट्राकैलरी भी ग्रोथ बढ़ा रहा है। तो दोनों अल्टीमेटली क्या काम करने वाले हैं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो शॉर्ट लिव्ड क्यों थे, आपको बताया, क्योंकि ये मतलब रहेंगे बट ये परमानेंट में बदल जाएंगे। तो ये मेरिस्टेम नहीं बचेगा। एपिकल जैसे इसको पीछे छोड़ेगा, अपनी साइज बढ़ाएगा, परमानेंट बन जाएगा। इसका भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये परमानेंट बनने वाले हैं। तो मेरिस्टेम तो नहीं रहेंगे। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड्स। तो जनरली जो लीफ का बेस होता है उसके बेस पर होंगे या फिर इंटरनोड्स पे होते हैं। इंटरनोड्स क्या होते हैं, दो लीफ के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। हाँ, तो मान लो आपने, जैसे ये हमारे पास ट्री है, तो यहाँ पे लीफ बेस ये हो गया जहाँ से स्टिप्यूल निकलती है, ठीक है, एक और यहाँ पे लीफ लगी हुई है। तो ये जो पार्ट होता है क्या होता है, इंटरनोड्स। हाँ, तो ये नोड के साथ में इंटरनोड, तो इस तरह ये जो पार्ट है इसके अंदर होते हैं। तो जैसे जैसे ये गर्थ बढ़ाता जाएगा तो हमारे ओवरऑल उस ब्रांच में या उस लीफ वाला जो स्ट्रक्चर था, छोटी ब्रांच है उसके अंदर, उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे होगा, बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। इसकी आपको जो लोकेशन है वो ध्यान रखनी है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन बच्चों का रहता है कि सर इसकी लोकेशन क्या हो सकती है। तो जनरली आपको लीफ पे और इंटरनोड्स में मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक स्टेम के जॉइंट्स में मिल जाएगा, आपको मेन स्टेम में मिल सकता है। चलिए, इसका वर्क क्या है, सो ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा, है ना। ग्रोथ इन द लेंथ, उसकी लेंथ को बढ़ाएगा। और एपिकल भी लेंथ को बढ़ा रहा था, पर दोनों में वर्किंग का क्या डिफरेंस है, वो उन्होंने अपनी सेल्स को डिवाइड करके बढ़ाया और इसने अपनी सेल को साइज को इंक्रीज करके बढ़ाया। लास्ट हमारे पास में लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मतलब साइड्स में, लाइज ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो चाहे वो स्टेम हो चाहे रूट हो, दोनों में साइड्स में, लेटरल्स में, नॉट इन सेंटर, तो साइड्स में अवेलेबल होगा। अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। हमने उसी बात को एक और तरीके से लिख दिया, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि फिक्स लाइन आ जाए, तो उसका दूसरा हमने जो पहलू है, उसका जो दूसरा क्राइटेरिया वो हमने यहाँ पे लिखा है, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझें, सो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो इस एक्सिस के साइड्स में, है ना, बीच में नहीं होगा, साइड्स में। सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक्सिस ऑफ द प्लांट। थर्ड इज इंक्रीज डायमीटर, इसका डायमीटर बढ़ा देगा ना। तो प्लांट की जो विड्थ है बढ़ेगी, इसको गर्थ भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो डायमीटर है ना आपका, डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, तो दैट इज डायमीटर। तो इसको बढ़ा देगा, तो ये डायमीटर बढ़ के कितना हो सकता है, बढ़ता जा सकता है। सो इस तरह से प्लांट की गर्थ विड्थ बढ़ानी, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्लांट को विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ना। अगर आपसे बोला जाए कि एक सिंगल रूम वाला जो मकान था, छोटा सा एक शॉप थी, है ना, एक सिंगल शॉप कितनी बड़ी साइज होती है, जनरली 10 बाय 12 फीट, है ना, 10 बाय 15 फीट। तो आपसे बोला जाए कि सिंगल शॉप के ऊपर आप 10 स्टोरीज बना दो इतने से एरिया में, तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी होगी क्या, ऑब्वियसली नहीं होगी। आपने बड़ी मल्टी स्टोरीज देखी है, बिल्डिंग देखी है, तो जब वो जितनी ऊंची होती है उसकी उतनी नीचे विड्थ भी होती है, तब जाके अपने आप को बैलेंस रख पाती है। तो अपने प्लांट को भी क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इसकी गर्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो जितनी हाइट उसके हिसाब से गर्थ हो जाएगी, है ना। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, जैसे बनियन ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा गर्थ होती है, कॉनिफर्स में बहुत हाइट होने के बाद भी गर्थ कम होती है, पर एक सफिशिएंट गर्थ की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक। चलिए, दीज आर ऑफ बोथ टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यानी कि ये जो है मेरिस्टेम तो हैं, पर ये प्राइमरी मेरिस्टेम भी है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हम दोबारा समझ लेते हैं। प्राइमरी लेटरल का मतलब प्रोमेरिस्टेम से बनेंगे और प्राइमरी ग्रोथ करेंगे, और जब हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम,
तो ये परमानेंट टिश्यू से बाद में फिर से मेरिस्टेमेटिक बन सकते हैं, यानी ये डिवाइड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो लेटरल टिश्यू जो प्लांट के बॉटम पे, स्टेम के बॉटम साइड में मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे, वो भी फर्दर डिवाइड होके आगे टिश्यूज बना सकते हैं। सो कहाँ पे मिलने वाला है ये प्राइमरी वाला जो हमारा मेरिस्टेम कहाँ मिलने वाला है? लेटरल मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ लीफ। तो लीफ के मार्जिनल क्या होते हैं? ये जो लीफ है ना, इसके साइड्स, इनके किनारे, एक लीफ का जो सराउंडिंग पार्ट है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ऐसा क्यों होने वाला है? जब भी इसके अंदर कट लगेगा, हाँ, तो कट लगने उसको भी डैमेज को फिल करना पड़ेगा ना। तो मार्जिनल और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंट्रा और इंटर दो वर्ड्स होते हैं। इंट्रा मतलब विद इन अ सिंगल, एक के अंदर, और इंटर मतलब बिटवीन और अमंग टू और मोर, है ना। जैसे आपसे बोला जाएगा इंटर स्टेट बस, एक ऐसी बस होगी जो 2 या 3 स्टेट में चलती हो। एक बोला आपने इंट्रा स्टेट बस, तो विद इन ए सिंगल स्टेट चलती है। तो इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, और इंटर मतलब 2, 4, 5 के बीच में, अमंग वाला वर्ड आ जाएगा। तो ये कैम्बियम्स क्या होती है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग जब एक इसका जो ट्री का जो टीएस देखेंगे, हम लोग टीएस स्टेम का टीएस देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो टिश्यूज़ का अरेंजमेंट होता है ना इसके अंदर, एक पूरे पाइप के अंदर, तो जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, उसके बाद में मेरिस्टेम, बार कहाँ पे होगी, एपिडर्मिस कहाँ पे होगी, कैस्पन स्ट्रिप कहाँ पे होगी, तो वहाँ पे फिर कैम्बियम आती है जो इसकी गर्थ को बढ़ाने के लिए हर साल इसकी गर्थ को बढ़ाती जाती है ना, जो हमारे टिपिकल डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसको बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो वहाँ पे इंट्रा यानी कि विद इन द कैम्बियम, एक के अंदर, और इंटर जो हमारे पास कैम्बियम के जो स्लॉट होते हैं उनके 3-4 के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो वहाँ पे काम आता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको अभी थोड़ा सा टिपिकल लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको सिर्फ इतना समझ लेना है कि प्राइमरी जो था वो क्या था। तो प्राइमरी हमारा इस तरह का प्राइमरी था जो कि डिवाइड हो सकता था, और सेकेंडरी जो परमानेंट से वापस बनेगा, तो ऑन डिमांड बनेगा। ठीक, तो ये हमारे पास में इसका पूरा कंसेप्ट हो गया। कौन सा टिश्यू हमारा कंप्लीट है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ऑरिजिन के बिहाफ पे हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और लोकेशन के बिहाफ पे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, तो इन सारे टिश्यूज में जो हमने 6 टिश्यूज अकॉर्डिंग टू नेम एंड लोकेशन, ऑरिजिन के हिसाब से जो हमने टाइप पढ़े हैं, एक कॉमन चीज़ क्या है? सेल्स इसकी लिविंग होंगी और दीज आर एबल टू डिवाइड, ये डिवाइड करने के लिए एबल होंगी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में परमानेंट टिश्यू। ओके, थैंक यू।